नमस्कार। सेम सेक्स मैरिज पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को अपने फैसले में कहा कि मौजूदा कानून समलैंगिक जोड़ों की शादी के अधिकार को मान्यता नहीं देता और इसके लिए कानून बनाना संसद का काम है। अदालत ये कानून नहीं बना सकती और ना ही केंद्र या राज्य सरकार को बाध्य कर सकती है। हालांकि जिनका काम कानून बनाना है यानी सरकार, वो पहले से ही इसे भारतीय परंपरा के खिलाफ बता चुकी है। समिति महोदय, भारत के अंदर विवाह की संस्था को पवित्र माना गया है और विवाह का मतलब होता है बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल फीमेल। कुछ लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक लोग और जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भारत को पश्चिम का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के कानून को लागू करवाना चाहते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने गेंद सरकार के पाले में फेंक दी है। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग साल 2018 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जोर पकड़ रही है जब कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 से समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने कमेंट्स में सरकार और समाज को सोचने के लिए कुछ स्पेस दिया है, जहां यह समझना चाहिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास और आधुनिकता की तरफ बढ़ती दुनिया और सामाजिक न्याय की दिशा में LGBTQ इस समुदाय के जीवन के अधिकार को लेकर रूढ़िवादी समाज का रुख कितना बदलता है, और अगर समाज का रुख नहीं बदलता है या बदलने में समय लेता है तो इस समुदाय को शादी और बच्चों के गोद लेने के अधिकार से लेकर सरकारी योजनाओं जैसे पेंशन, PF, ग्रेच्युटी, बीमा और प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में सरकार कौन से कानूनी उपचार दे सकती है। इसकी समीक्षा इसलिए भी की जानी चाहिए क्योंकि संविधान का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार देता है और आर्टिकल 21 जीवन के अधिकार का। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जीवन साथी चुनना अपने जीवन की दिशा चुनने का अभिन्न हिस्सा है। इस अधिकार की जड़ें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन की आजादी के हक तक जाती हैं। सेम सेक्स मैरिज के मुद्दे पर बात करने से अक्सर लोग अनकंफर्ट महसूस करते हैं क्योंकि उनकी सोच में धार्मिक रूढ़ियां और नैतिकता बहुत बड़ी बाधा बनती है। लेकिन असली प्रश्न धार्मिकता के नजरिए या नैतिकता का नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक अधिकार का है। मैं इसके पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मूल बात इस समुदाय की कानूनी और भावनात्मक समस्याओं को लेकर है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा मकसद होमोसेक्सुअलिटी को जायज या नाजायज बताना या किसी भी धार्मिक दर्शन का समर्थन या उसका विरोध करना नहीं है। ये राय आपको बनानी है कि आप जिस मान्यता के साथ में बड़े हुए हैं आपको वही दर्शन स्वीकार करना है या फिर एक खुली चर्चा के रूप में इस समुदाय को लेकर जो पूर्वाग्रह बने हुए हैं और जिन समस्याओं का सामना आज ये लोग कर रहे हैं उसको समझना और उसका हल ढूंढना है। रोविंग रिपोर्ट में आज इन सभी पक्षों की पड़ताल होगी। क्या समलैंगिकता अप्राकृतिक है या बीमारी है? भारत के इतिहास और धर्म ग्रंथों में समलैंगिकता के बारे में क्या लिखा गया है? भारत में समलैंगिक लोगों की समस्याएं क्या है? भारत का समाज और देश का संविधान इस बारे में क्या कहता है? भारत में LGBTQ समुदाय की आबादी कितनी बड़ी है? इसका वोट बैंक कितना बड़ा है और ये कितना मजबूत हो सकता है? अगर ये समुदाय भारत को छोड़ देता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? और सामाजिक न्याय की परिधि में हम इस समुदाय के लोगों के साथ में कितना अन्याय कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं द रोविंग जर्नलिस्ट। समलैंगिकता किसे कहते हैं इसकी परिभाषा आमतौर पर सभी को पता है। तो हम बात करते हैं नेचुरलिटी और अननेचुरलिटी की। ऋग्वेद की एक ऋचा के मुताबिक विकृति एवं प्रकृति, यानी जो अप्राकृतिक दिखता है वह भी प्राकृतिक है। अक्सर समलैंगिकता की पैरवी करने वाले लोग इस बात को सामने रखते हैं। उनके अनुसार विकृति एवं प्रकृति, इसका मतलब है कि प्राचीन भारत समलैंगिकता के प्रति उदारवादी नजरिए का रहा है। सामान्य समझ के लिए प्राकृतिक होने का मूल सिद्धांत है कि वो चीज जो अपने नेचुरल फॉर्म में हो, यानी जिसे कृत्रिम तरीके से ना बनाया गया हो या जिसको बनाने में किसी भी तरह का मानवीय हस्तक्षेप ना किया हो। इस नजरिए से अगर देखें तो होमोसेक्सुअलिटी भी एक प्राकृतिक चीज है, क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और विकास के क्रम में आगे बढ़ते हुए जब वो अपनी डिजायर्स को समझना शुरू करता है तब वो ये पाता है कि उसमें कुछ अलग है जो समाज के सामान्य नियमों के विपरीत है। लेकिन यह गुण उसे प्रकृति ने ही दिया है, किसी ने अलग से इंजेक्शन लगाकर नहीं भरा। तो अप्राकृतिक होने का पहला सिद्धांत यहीं पर धराशायी हो जाता है। दूसरा, समाज का सामान्य नियम जो उसका तौर है
शादी को जीवन का अनिवार्य हिस्सा माना जाता है, जिसका पहला और मूल उद्देश्य है परिवार बनाना और बढ़ाना। लेकिन होमोसेक्सुअल जोड़ों में यह संभव नहीं है और मूल समस्या वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हमारे रिलीजियस बिलीफ हमें इन्फोर्स करते हैं कि शादी का उद्देश्य शारीरिक सुख नहीं बल्कि एक वैध संतान को जन्म देकर परिवार और समाज को बनाना है। और जो लोग ऐसा नहीं कर सकते उन्हें हम मान्यता नहीं देते। तो यहाँ भी प्राकृतिक और अप्राकृतिक होने का सिद्धांत नहीं बल्कि हमारा बिलीफ सिस्टम ये काम करता है, क्योंकि ये अधिकांश लोगों के जनमत से अलग है, इसलिए LGBTQ लोगों को अननेचुरल कहा जाता है। दोस्तों, समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे बीमारी के तौर पर देखता है, लेकिन दुनिया भर के तमाम मेडिकल और साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट इसे कोई बीमारी नहीं मानते हैं। मनोविज्ञान के सबसे बड़े संगठनों में से एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने अपनी रिसर्च में यह दावा किया है। 1970 से तमाम मेडिकल एसोसिएशंस मानती हैं कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, यह सिर्फ एक तरह का यौन व्यवहार है कि कौन किसके प्रति आकर्षण महसूस करता है। मेडिकल साक्ष्य अपने आप में पर्याप्त माने जाते हैं और इसके आधार पर ये दोनों बातें खारिज हो जाती हैं कि ये अप्राकृतिक है या ये कोई बीमारी है। हालांकि अमेरिका और तमाम अन्य विकसित होते देशों में LGBTQ समुदाय के लिए रास्ते आसान नहीं थे, इसलिए कि धार्मिक तौर पर इसे स्वीकार करना बेहद मुश्किल था। लेकिन विकसित देशों के मजबूत होते लोकतंत्र, तेजी से बदलते सामाजिक नजरिए और खुलेपन ने उन्हें अपने बीच पनपने की जगह दे दी। अब बात जब भारत के संदर्भ में आती है तो आज 21वीं सदी के माहौल में भी सेक्सुअलिटी पर बात करना एक शर्मनाक चीज समझी जाती है, और उसमें भी बात अगर होमोसेक्सुअलिटी की हो तो चीजें और भी मुश्किल हो जाती हैं। धार्मिक संगठन समलैंगिकता को पाप, व्यभिचार या नैतिक अपराध की श्रेणी में रखते हैं। हिंदूवादी संगठन इसे पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति से जोड़ देते हैं, जबकि ऐसा बोलते हुए वे भारत के सामाजिक और धार्मिक इतिहास का मूल्यांकन अलग नजरिए से नहीं करते। अब्राहमिक धर्म यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदी इस मामले में बेहद कट्टर रहे हैं, लेकिन भारत में बहुसंख्यक हिंदू आबादी का दृष्टिकोण क्या शुरू से ऐसा रहा है या फिर यह बदलाव दूसरे धर्मों के प्रभाव से आया है? इसके लिए होमोसेक्सुअलिटी के पक्ष में बात करने वाले लोग धार्मिक ग्रंथों, कामसूत्र और प्राचीन मंदिरों के कुछ उदाहरण देते हैं। दोस्तों, यह बात सही है कि ईसाई मिशनरियों और कट्टरपंथी मौलवियों के इस देश में आने से पहले तक हिंदू अपने यौन आचरण और काम भावना की अभिव्यक्ति को लेकर इतने कुंठित और संकुचित नहीं थे जितने आज हैं। आप महादेव शिव के अर्धनारीश्वर वाले स्वरूप को देखिए। इसे अगर आज की शब्दावली में परिभाषित किया जाए तो एंड्रोजीनस सेक्सुअलिटी यानी उभयलिंगी कामुकता की सहज स्वीकृति कहा जा सकता है, यानी जिसमें एक व्यक्ति के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के गुण समाहित हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान बौद्धिक दायरा इतना सीमित हो चुका है कि ऐतिहासिक प्रतिमानों के खुलेपन को अलग अलग नजरिए से देखना भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यहाँ खजुराहो और उसके जैसी तमाम कलाकृतियों को अश्लील ठहरा दिया जाता है। होमोसेक्सुअलिटी के पक्ष में बात करने वाले कुछ लोग पौराणिक कथाओं का जिक्र भी करते हैं, जैसे विष्णु का मोहिनी रूप धारण करके शिव को रिझाना आज तक किसी भी भक्त को अप्राकृतिक अनाचार नहीं लगा। महाभारत में अर्जुन की मर्दानगी बृहन्नला नाम के नपुंसक बनकर रहने से कलंकित नहीं हुई, उसकी भी स्वीकार्यता थी। शिखंडी के द्वारा लिंग परिवर्तन करना, अपने स्वभाव से अपना जेंडर चुनने की स्वतंत्रता, इसे विश्व में पहला उदाहरण माना जा सकता है। महाभारत के भीष्म पर्व के 90वें अध्याय की एक कहानी में अर्जुन और उलूपी के पुत्र इरावन का जिक्र किया गया है, जिसे युद्ध में पांडवों की जीत सुनिश्चित करने के लिए बलिदान देना पड़ा था। हालांकि इरावन बिना शादी किए मरना नहीं चाहता था, लेकिन कोई भी महिला ऐसे पुरुष से शादी नहीं करना चाहती थी जो अगले दिन मर जाए। इसलिए भगवान कृष्ण ने मोहिनी का स्त्री स्वरूप धारण किया और इरावन की पत्नी बने। फिर अगली सुबह उसकी विधवा के रूप में जब वो मारा गया, उसके लिए विलाप भी किया। इन कथाओं की व्याख्या आप अपनी मान्यता और नजरिए से कर सकते हैं, लेकिन कहानी के मूल को देखें तो एक पुरुष एक स्त्री के रूप में दूसरे पुरुष से प्रेम कर सकता है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान शिव की एक कथा प्रचलित है, जिसमें उन्होंने यमुना में स्नान करके एक स्त्री का रूप धारण किया और भगवान श्री कृष्ण के महारास में भाग लिया। धार्मिक कथाओं का यह उल्लेख किसी नकारात्मक पक्ष में नहीं किया गया है, बल्कि जीवन के आयाम को समझने के लिए किया गया है। इन कथाओं में सांकेतिक रूप से इसका उल्लेख किया गया है कि जीवन को सिर्फ पुरुष बनकर नहीं, स्त्री बनकर भी देखना चाहिए, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष बनकर भी उस नजरिए से देखना चाहिए। इन कथाओं में जो जेंडर
डिस्क्रिमिनेशन है, लिंग भेद, उसको भी खत्म करने की बात कही गई है। इसी तरह वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग बताया जाता है जिसमें हनुमान जी ने लंका में 2 महिलाओं को फिजिकल रिलेशन बनाते हुए देखा। हालांकि आरएसएस और अन्य हिंदू संगठन इसके विरोध में हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि लंका में सभी राक्षस थे, इसलिए ये राक्षसों की परंपरा है। इसी तरह वरुण और मित्रा नाम के 2 पुरुष देवता हैं जिन्हें ऋग्वेद में समान लिंग वाले जोड़े के रूप में दर्शाया गया है। अमरा दास विल्हेम की एक किताब है तृतीय प्रकृति, पीपल ऑफ थर्ड सेक्स, इसमें भी इस बात का उल्लेख किया गया है। हालांकि इसको लेकर पक्ष और विपक्ष में कई तरह के मतभेद हैं। दोस्तों, आज जो समाज की एक एक्सट्रीमिस्ट सोच बनी हुई है वो हमें ऐसा सोचने नहीं देती, बल्कि जिन चीजों पर हमें गर्व होना चाहिए था वहां हम अपराध बोध से उपजी कट्टरता से ग्रसित होकर उनको झुठलाते हैं। आज जो यूरोप इतना आधुनिक होने की बात करता है, या हम यूरोप की आधुनिकता और सामाजिक खुलेपन की जो बात करते हैं, वो हमारी प्राचीन संस्कृति के एक हिस्से में मौजूद था, जहां हर विचार का सम्मान किया जाता था और हर विचार का समावेश भी था। गुप्त काल में लिखे गए वात्सायन के कामसूत्र ग्रंथ में नौकरों और मालिश करने वाले नाइयों के साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले पुरुषों का बखान बहुत विस्तार से किया गया है। इसमें ऑर्गेज्म के बहुत सारे तरीके भी दर्ज किए गए हैं, यानी होमोसेक्सुअलिटी उस समय में भी प्रचलन में थी। इसमें महिलाओं के आपसी यौन संबंधों का बेहद सहज वर्णन किया गया है, मगर यह नकारात्मक रूप में कहीं भी चित्रित नहीं किया गया है। प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले जो लोग आज सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन आज से 1200 साल पहले भी हमारे पूर्वज इसके बारे में सोच रहे थे कि जीवन का ये पक्ष अज्ञान के अंधेरे में ना रहे। खजुराहो के मंदिर हो या ओडिशा के, उनकी दीवारों पर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं उनमें भी इसी तरह की खुली सोच दिखाई देती है। मध्यकाल में उपासना पद्धति के रूप में सखी भाव वाली जो परंपरा आई, उसमें समलैंगिकता का एक उदार स्वरूप देखा गया, जहां स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों प्रकार के देह भाव से ऊपर उठकर निष्काम, निष्कपट और विशुद्ध सखी भाव से अपने प्रियतम कृष्ण को रिझाने का प्रयास किया जाता है। इसमें पुरुष साधु भी स्त्री का रूप धारण करते हैं और स्त्रियों के गुण अपने अंदर प्रकट करके कान्हा को रिझाते हैं। 12वीं सदी में वारामिहिर ने अपना एक ग्रंथ लिखा, बृहद जातक, जिसमें उन्होंने लिखा कि समलैंगिकता पैदाइशी होती है, इसकी आदत को बदला नहीं जा सकता। इसके अलावा भी कई अन्य ज्योतिष ग्रंथ लिखे गए हैं जिसमें कुंडली में मौजूद ग्रहों की व्याख्याएं इस तरह से की गई हैं जिनके मुताबिक उस तरह के ग्रहों की स्थिति में पैदा होने वाले जातक समलैंगिक संबंधों की तरफ आकर्षित होते हैं। इन व्याख्यानों को दिए जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई ये कह दे कि यह पश्चिमी संस्कृति की देन है, यह बेहद मूर्खतापूर्ण होगा। मुस्लिम इतिहास की बात करें तो एक सूफी कवि हुए हैं शाह हुसैन, जिन्हें एक हिंदू लड़के माधोलाल से प्यार हो गया था। लाहौर में इन दोनों को एक साथ दफनाया गया और ये दोनों दिव्य प्रेम का प्रतीक बने। आज इनका नाम एक साथ संदर्भित किया जाता है, माधोलाल हुसैन। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में काबुल के बाबरी नाम के एक लड़के के प्रति अपने आकर्षण को दिखाया है। मुस्लिम इतिहास में ऐसे कई उदाहरण होमोसेक्सुअलिटी को लेकर दिए जाते हैं। इसी तरह ईसाई समुदाय में भी कई प्रमुख लोगों के नाम होमोसेक्सुअलिटी के समर्थन में पाए जाते हैं। होमोसेक्सुअलिटी किसी न किसी रूप में हमारे प्राचीन भारतीय समाज और ग्रंथों में मौजूद रही है। भले ही उसे बहुत बड़े स्तर पर कोई सामाजिक स्वीकार्यता ना मिली हो, लेकिन उसे कभी दुर्भावना के उस नजरिए से नहीं देखा गया जैसे आज देखा जाता है। मुझे मालूम है आप यहाँ पर मुझे वामपंथी या इसके समानार्थी जो भी शब्द होते हैं उनसे संबोधित कर सकते हैं, इसके लिए आप लोकतांत्रिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन किसी भी पक्ष को समझने के लिए हमें अपने नजरिए को उदार और निष्पक्ष बनाना पड़ेगा। होमोसेक्सुअलिटी पर धार्मिक इतिहास के नजरिए से जो बातें लोगों के द्वारा कही गई हैं, उनका संक्षेप यही है कि समलैंगिकता सिर्फ अब्राहमिक धर्म यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म में वर्जित रही है। इसके अलावा पूरे विश्व में थोड़े या उससे कुछ ज्यादा रूप में प्रचलित थी और इसे बिल्कुल खत्म कर दिए जाने या अपराध के नजरिए से देखे जाने की भावना बेहद कम थी। जहां तक भारतीय कानून में आईपीसी की धारा 377 की बात है, जिसमें समलैंगिकता को अपराध बनाया गया, यह कानून भी अंग्रेजों की देन था, जिनका राजधर्म उस वक्त ईसाइयत से प्रेरित था। हालांकि अब इसे खत्म किया जा चुका है। दोस्तों, होमोसेक्सुअल लोगों की बात करते हुए ना तो इसमें अप्राकृतिक जैसी कोई चीज मिली, सिर्फ इतना कि वो एक सामान्य जोड़े की तरह संतान पैदा नहीं कर सकते। दूसरा, ना तो यह बीमारी है। तीसरा, न सिर्फ विश्व बल्कि भारतीय परिवेश में भी प्राचीन काल से इसकी मौजूदगी रही है। अब बात यह है कि जब इसे अपराध के दायरे से बाहर निकाल लिया गया तो फिर इन लोगों की शादी को मान्यता देने के लिए सरकार बिदक क्यों रही है और सेम सेक्स मैरिज की मान्यता दिए जाने के पीछे तर्क क्या है।
धारा 377 से समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर निकाले जाने के बाद अब कोई भी पुरुष अपनी पसंद के पुरुष या महिला अपनी पसंद की महिला के साथ संबंध रखने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस संबंध को वो कानूनी रूप नहीं दे सकते। और जब तक इस संबंध को कानूनी रूप नहीं मिलेगा तब तक समाज कल्याण के लिए चलने वाली तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ इस वर्ग तक नहीं पहुंचेगा, जो एक तरह से संविधान में दिए गए समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। धारा 377 से समलैंगिकता को हटाए जाने पर सरकार का नजरिया बहुत सकारात्मक नहीं रहा। हालांकि सरकार ने इसे कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि वो इसे अपराध की श्रेणी से हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध नहीं करेंगे। लेकिन अब सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने के लिए कानूनी प्रावधान बनाने में धार्मिक दर्शन और सामाजिक नैतिकता एक बड़ी बाधा के रूप में सरकार के सामने है। होमोसेक्सुअल लोगों के सामाजिक अधिकार को लेकर धार्मिकता का जो एंगल है उस पर हिंदुत्व के दर्शन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, क्योंकि भारत के संदर्भ में हिंदुत्व का दर्शन अन्य धर्मों से ज्यादा प्रभावी है। इस्लाम और ईसाइयत के दर्शन की अपेक्षा समलैंगिकता पर यहाँ एक लचीला रुख दिखता है। हालांकि अब अमेरिका और बहुत सारे यूरोपियन देश जहां पर ईसाई जनसंख्या बहुमत में है, वहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता मिल गई है। 26 जून 2015 को संयुक्त राज्य अमेरिका में समलैंगिक विवाह को देश भर में वैध कर दिया गया। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोई भी संबंध वैवाहिक संबंध से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह संबंध प्रेम, निष्ठा, त्याग और पारिवारिक मूल्यों का प्रतीक है। कानून की नजर में सभी को अधिकार है कि वो अपने लिए समान गरिमा की मांग कर सकते हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में 2014 में, फ्रांस में 18 मई 2013 में, जर्मनी में 1 अक्टूबर 2017 में और इटली में साल 2016 में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको बताया जा रहा है। बात जब नैतिकता की आती है कि क्या ऐसे विवाहों को मान्यता देने से समाज का नैतिक पतन होगा या लोगों का सेक्सुअल बिहेवियर अनियंत्रित हो जाएगा, जैसा कि धार्मिक संगठन दावा करते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन में ब्रह्मचर्य को एक बहुत पवित्र और सेक्सुअल डिजायर पर कंट्रोलर के रूप में दिखाया गया है और सेक्स को सुख नहीं बल्कि संतान पैदा करने वाले कर्तव्य के रूप में लिया गया है। हालांकि इस मत पर अलग अलग दार्शनिकों के अपने अपने विचार हैं। कुछ लोग ब्रह्मचर्य को सेक्सुअल बिहेवियर पर कंट्रोलिंग के उपाय के बजाय उसे मानवीय इच्छा को कुंठित करने वाला उपाय मानते हैं, जिसके मुताबिक ब्रह्मचर्य एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए अच्छा साधन है, लेकिन इसे समाज को नैतिक करने के नाम पर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। दूसरा, प्राचीन मंदिरों की शैली और उसमें उकेरी गई मूर्तियां ये विभिन्न ग्रंथों में कामुकता को मनुष्य की मूल जरूरत के रूप में बताती हैं। इस मामले में नैतिकता का जो संकट सरकार के सामने है उसका दूसरा पक्ष और ज्यादा कड़वा है। आप ज्यादा नहीं, पिछले 3 महीनों से लेकर आज की तारीख तक और आज की तारीख से आगे के समाचार पत्रों को पढ़ना शुरू करिए। रोजाना कम से कम 2 खबरें आपको अपने शहर की ऐसी मिलेंगी जिसमें अवैध संबंधों में पत्नी ने पति को या पति ने पत्नी को मार डाला। ऐसी घटनाएं रोज बढ़ रही हैं। अब बताइए, विवाह की जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें क्या गारंटी है कि नैतिकता बनी रहेगी? कुल मिलाकर नैतिक और संयमित रहने में धार्मिक और सामाजिक योगदान से ज्यादा यह व्यक्ति के खुद के हाथ में है। अगर सेम सेक्स मैरिज का कानून बनता भी है तो उसमें नैतिकता के खत्म होने जैसी कोई चीज अब तक सामने नहीं आई है। हाँ, इसके लिए समाज को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने में धार्मिक और नैतिक रूढ़ियों से ज्यादा समानता का अधिकार और सामाजिक न्याय और सुरक्षा को मुख्य रूप से देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष और लोक कल्याणकारी गणराज्य बनाता है। संविधान का आर्टिकल 14 एक मौलिक अधिकार के रूप में कानून के समक्ष भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। पर क्या यह समानता हम LGBTQ समुदाय को दे पा रहे हैं? आपराधिक दायरे से कानूनी मुक्ति भले मिल गई हो, पर क्या सामाजिक रूप से अपराधी के तौर पर देखे जाने से इस समुदाय को मुक्ति मिल पाई है? तो इसका जवाब है नहीं। वे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ में संबंध रख सकते हैं, लेकिन उसे कानूनी दर्जा नहीं दे सकते और इसकी वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। इसे आप अगर आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की बधाई दो फिल्म देखना चाहिए, जिसमें इन चुनौतियों को बेहद बारीकी से दिखाया गया है। भारत के मौजूदा कानून में एक होमोसेक्सुअल कपल कानूनी तौर पर कोई बच्चा गोद नहीं ले सकता, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार एक अकेली महिला सिंगल पेरेंट के तौर पर किसी भी जेंडर के बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि एक अकेला पुरुष
सिंगल पेरेंट के तौर पर केवल एक लड़के को ही गोद ले सकता है। इस तरह एक LGBTQ समुदाय का व्यक्ति सिंगल मदर या फादर के रूप में गोद लेने के लिए आवेदन कर सकता है, जबकि उसके दूसरे साथी के पास बच्चे पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होता है। LGBTQ समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि ऐसे कानून समाज में भेदभाव के लिए आधार तैयार करते हैं। सेम सेक्स वाले जोड़ों को सरकार और समाज से सुरक्षा का अभाव है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य विवाह में कोई पुरुष या महिला अपने जीवन साथी से आसानी से रिश्ता नहीं तोड़ सकती या कानूनी रूप से बिना तलाक लिए किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकते। इसमें पीड़ित पक्ष को कई तरह के उपचार मिलते हैं, जैसे महिला के मामले में गुजारा भत्ता मिलता है, संपत्ति को लेकर अधिकार मिलता है या बंटवारा किया जाता है। लेकिन समलैंगिक जोड़े की शादी को कानूनी मान्यता न मिलने की वजह से इसमें एक साथी बिना किसी कानूनी परिणाम की चिंता किए शादी को तोड़ सकता है, जिसमें दूसरे साथी के पास ना तो कोई लीगल रेमेडी है और ना ही इमोशनल। विरासत के मामलों में भी देखें तो अगर वसीयत नहीं की गई है तो पति या पत्नी एक दूसरे की संपत्ति में पेंशन या बीमा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समलैंगिक जोड़ों के मामले में ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आपको सुरक्षा बीमा की सुविधा मिलती है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज करने वाले लीगल ऑथेंटिसिटी ना होने की वजह से अपने स्पाउस यानी जीवन साथी का नाम अपने साथी के तौर पर दर्ज नहीं करा सकते। अक्सर इस तरह से हाशिए पर रहने की वजह से LGBTQ समुदाय के लोगों को लीगल, मेडिकल और एजुकेशनल की बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। इस तरह की बहुत सारी सामाजिक और कानूनी चुनौतियां इस समुदाय के सामने हैं। दूसरा, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो दलित और पिछड़ों की बात करते समय इस समुदाय को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि सामाजिक न्याय का मूल तत्व यही है कि किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो। खासतौर से जब हम दलित शब्द की मीमांसा करते हैं तो यह सिर्फ किसी जाति विशेष तक सीमित नहीं होता, बल्कि दलित हर वह व्यक्ति है जिसका उत्पीड़न किया जाए, चाहे वो निम्न जाति समझकर किया जाए, अल्पसंख्यक होने के तौर पर किया जाए या वैचारिक रूप से किया जाए। समाज में प्रचलित विवाह व्यवस्था में समलैंगिक जोड़ों का कोई स्थान नहीं हो सकता। क्या ऐसे में विवाह को लेकर बहुसंख्यक विचारधारा वाले लोग LGBTQ समुदाय की अल्पसंख्यक विचारधारा का उत्पीड़न नहीं कर रहे हैं? ये पक्ष भी सोचा जाना चाहिए। होमो कपल्स की मैरिज को सामाजिक मान्यता देने के पीछे एक और भी मुख्य वजह है। साल 2012 में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में LGBTQ समुदाय की जनसंख्या 2.5 मिलियन यानी 25 लाख बताई थी। हालांकि ये आंकड़े केवल उन व्यक्तियों पर आधारित थे जिन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में खुद को समलैंगिक बताया। जिन व्यक्तियों ने अपनी पहचान छुपाई उनके आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि भेदभाव के डर से कई LGBTQ भारतीय अलग एकांत में रहते हैं। साल 2012 से लेकर अब तक 10 सालों के अंदर ये आंकड़ा और भी बड़ा होगा। तो जरा सोचिए कि सामाजिक तौर पर हम कितनी बड़ी जनसंख्या पर अपनी नैतिकता थोपकर उनके जीवन के अधिकार और जीवन साथी चुनने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। भारत में सेम सेक्स मैरिज की मान्यता को लेकर कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे इससे उन लोगों की निजी जिंदगी प्रभावित होती है जिनके जीवन साथी की रुचि उनमें नहीं बल्कि अपने समान जेंडर वाले किसी दूसरे व्यक्ति में है। दूसरा एक तर्क और है, LGBTQ आबादी के जो संपन्न लोग हैं वो देश छोड़ देंगे और इससे ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा का पलायन भी होगा। वो किसी ऐसे देश में जाकर बस जाएंगे जहां पर समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाती है। उदाहरण के लिए, एक अर्थशास्त्री और भारतीय फिल्म उद्योग के अभिनेता सात्विक एक परिवार के रूप में रहने के लिए अपने साथी के साथ 2020 में भारत छोड़कर कनाडा चले गए। उन्होंने कहा कि अगर समलैंगिक विवाह को भारत में मान्यता नहीं मिलती है तो इस समुदाय के कई लोग भारत को छोड़ सकते हैं। LGBTQ समर्थकों का तर्क यह भी है कि उनकी शादी को कानूनी मान्यता मिलने से समाज में लोगों की राय भी बदली जा सकती है। एक रिसर्च स्टडी से पता चला है कि धारा 377 के आपराधिक दायरे से बाहर निकाले जाने के बाद LGBTQ समुदाय की सामाजिक स्वीकृति में वृद्धि हुई है और पुलिस का उत्पीड़न भी कम हुआ है। साल 2009 के बाद से जब दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को लीगल बनाने का फैसला किया था, उसके बाद हुई रिसर्च में यह सामने आया है कि भारतीय लोगों में LGBTQ कपल्स को सामाजिक तौर पर स्वीकार करने की सोच बढ़ी है। अमेरिकी थिंक टैंक पीयू रिसर्च की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 और 2019 के बीच में भारत में समलैंगिकता की स्वीकार्यता बढ़कर 37% हो गई। यह समाज के उदारीकरण को दर्शाता है।
दोस्तों, जब हम बात लोकतांत्रिक मूल्यों और समानता की करते हैं तब हमें अपने से अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन रखने वाली इस बड़ी आबादी के बारे में भी सोचना चाहिए। जब हम लोग अपना नजरिया बदलें तो शायद सरकार की भी हिचकिचाहट कम हो और वो इस समुदाय के लिए एक बेहतर पारिवारिक कानून बना सके। एक पॉइंट और भी है, जैसे कि राजनीतिक पार्टियां अपने वोटों का गणित भी देखती है। ऐसे में LGBTQ समुदाय की जो आबादी है वो एक बड़ा वोट बैंक भी बन सकती है अगर कोई पार्टी इनके हक में कानून बनाने और इनके हक की बात करने के लिए आगे आती है। फिलहाल कोर्ट ने गेंद अब सरकार के पाले में फेंक दी है, तय सरकार को करना है कि वो आगे क्या कदम उठाती है। अब इस मुद्दे पर राय बनाना आपका काम है। आप सोचिए कि आपको इसके विरोध में खड़े होना है या किसी समुदाय की भावनाओं और उसकी मूल प्रकृति की कद्र करते हुए उसके न्याय में भागीदार बनना है, क्योंकि अधिकांश लोग शायद इस डर से चुप हो जाते हैं कि अगर उन्होंने इन लोगों का समर्थन किया तो शायद उन्हें भी इसी समुदाय का हिस्सा समझ लिया जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स खुला है, विचारों और आलोचनाओं दोनों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।